अस्सलाम वालेकुम। बामकसद एक मुस्बत सोच के साथ मैं हूँ अली शेख। मेरे साथ आज हैं सारा मीर और दानिश तारिक। आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आखिर क्या रोल है हमारी सोसाइटी में और क्या रोल है हमारे मेडिकल सेक्टर में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या आपस में इक़दामात हैं और क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है या फिर क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है या फिर इन दोनों का एक मिला-जुला सा एक संगम सा मौजूद होना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी को और ख़ास तौर पे हमारे 22 करोड़ अवाम की सारे तिब्बी जो अमराज़ और मुश्किलात हैं उनको हल कर सके। तो आज हम गुफ्तगू प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नाअहली पे भी करेंगे और कैसे सिर्फ़ एक मकसद बन जाता है हमारे अस्पतालों का और वो होता है पैसा। उसके अलावा लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के अखराजात और लोगों की मुश्किलात हर चीज़ को भुला दिया जाता है और एक अजीब-सी कैफ़ियत तारी हो जाती है जब कोई भी बीमार होता है किसी भी घर से और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। उसके बाद की एक पूरी फ़हरिस्त होती है चीज़ों की और बड़ा बुरा रवैया होता है लोगों का, जिसको आप जो देखने वाला इंसान होता है या जो उस चीज़ से गुज़र रहा होता है, वो बिल्कुल पाश-पाश हो जाता है। वैसे तो लाहौर में बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डिफेंस में मौजूद एक बहुत आलीशान, बहुत महंगे और बहुत ही बड़े हॉस्पिटल की, जहाँ की अक्सर जो हैं वो सैड स्टोरीज़ मैं कहना चाहूँगी कि वायरल होती रहती हैं। तो कोरोना के दौरान भी कोई साहब चीख-चीख के कह रहे थे कि मेरी बेगम जो थी वो ठीक थी और वहाँ एडमिट हुई, तो उनके साथ बहुत से मसाइल हो गए और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ से डेड बॉडीज़ लेके जाने के ऊपर वो लेके नहीं जाने देते जब तक वो कोई 20-25 लैक्स जब तक वो ले नहीं लेते। तो डेड बॉडीज़ के ऊपर भी वो बहुत सारी वो करते हैं कि वो पहले पैसे लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और फिर वो वहाँ से जाने देते हैं और समटाइम्स ये भी होता है कि डायग्नोसिस कुछ और होता है और मेडिसिन्स वो कुछ और तरह की मंगवा लेते हैं और 1 डे का और वो उन्होंने कोई ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने कोई जैसे आप कहते हैं ना कि कोई वो बनाए हुए थे, पैकेजेस बनाए हुए थे कि इतने डेज का इतने पैकेज है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और इस तरह से लोग गए हैं, वो रिकवर भी नहीं किए और पैकेजेस उन्होंने अपने पूरे ले लिए हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स भी आई, हमारे पास स्टोरीज भी आई, लेकिन आज एक साहब हैं जो दानिश हैं, वो हमारे साथ अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाएं या वहाँ के लोग भी अब थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और वो थोड़ा ध्यान से अपने पेशेंट्स को डील करें और जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भी अवेयर रहें कि उन्होंने कैसे करना है। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र मैम। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि क्या हुआ था असल में और क्या आप के साथ हुआ था। थैंक यू सो मच मैम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आज आपने मुझे शो पे बुलाया ताकि मैं इसको बड़ा एक ज़रूरी समझता हूँ जो कि मेरे साथ स्टोरी गुजरी, ताकि लोगों के तक पहुँचे, ताकि उनके इतना बड़ा नुकसान उनके साथ ना हो। जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा वाक़या हुआ था मार्च में, अराउंड 7 to 8 months अगो। मैं घर पे था तो मुझे शीशे का दरवाज़ा गिर के मेरी ये कलाई पे लग गया था। अच्छा। उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई, मेरी आर्टरी कट गई, मेरी अल्लर नर्व कट गई, मेरे 2 टेंडेंस कट गए हाथ के। तो अब शाम का वक़्त था तो हम परेशान हो गए, कहीं जा भी नहीं सकते। सबसे जो करीबी हमारे पास हॉस्पिटल था वो नेशनल हॉस्पिटल बनता था, लेकिन वो तकरीबन हाफ़ एन आवर की मुसाफ़त पे था। उधर जाते-जाते काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, सारे परेशान थे कि अचानक से ये वाक़या हुआ। हम नेशनल हॉस्पिटल गए तो पहले उन्होंने हमें इमरजेंसी में दाखिल किया। इमरजेंसी में अब होता है कि फ़र्स्ट एड उन्होंने देनी है, वो तो उन्होंने कर दिया, प्रेशर बैंडेज बाँधी और लेकिन उस वक़्त उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था जो मुझे ट्रीट करे। उन्होंने मुझे प्रेशर बैंडेज बाँध के कहा कि आप ना नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास आ जाना, डॉक्टर साहब आ जाएँगे अराउंड 11 ओ क्लॉक, तो आप उनको दिखा दीजिएगा और वो आपको ऑपरेट कर देंगे। हमने कहा ठीक है। रात गुज़री, अगले दिन हम डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने हाथ देखा, उन्होंने कहा ठीक हो गया, इसका ऑपरेट होगा और हम ना ये आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो गया है। अराउंड 6 ओ क्लॉक ना शाम को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेट के बाद तो ख़ैर मुझे उन्होंने पूरा ये रैप कर दिया था प्लास्टर में, उसके बाद मुझे नहीं पता लगा क्या है।
आफ्टर 4 वीक्स जब मैं दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया अपना ये प्लास्टर खुलवाने, तो मैंने देखा कि मेरी जो ये लास्ट 2 फिंगर्स है ना, ये सीधी नहीं हो रही। अब उस वक़्त तक मुझे भी नहीं इस चीज़ का इल्म था कि क्या हुआ, और ऊपर से एक मेरा राइट हैंड था, डोमिनेंट हैंड था, तो वो भी एक ज़्यादा परेशानी होती है इंसान को। जब मैं डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब पहले तो देख के ही परेशान हो गए। उनके माइंड में थोड़ा-सा एक डाउट पैदा हो गया कि हो सकता है मैंने समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल। ठीक है। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसको 1 से 1 एंड अ हाफ वीक अपना और देख लें और फिर आप मेरे पास दोबारा आइएगा। हमने कहा ठीक हो गया। उस वक़्त लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, स्टार्ट थे, और बड़ा तो मुश्किल था कहीं और हमें जा भी नहीं सकते थे। जी। एक सीएमएच के डॉक्टर थे, उनको उन्हीं डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किया कि आप इनको दिखा लें, ठीक है। लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं थे उस वक़्त लॉकडाउन के दिनों में। आफ्टर 1 एंड हाफ वीक मैं जब दोबारा गया, उस वक़्त उस दिन जाके ना डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर एंड कट बताया कि यार हो सकता है मुझसे ना ये आपकी एक नर्व है, ये रह गई हो, ये ना जुड़ी हो, ठीक है ना। ये मुझे बकायदा डॉक्टर बता रहा था, खुद बता रहा था डॉक्टर ना कि हो सकता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती होगी और आपकी नर्व रह गई हो। अब उसके लिए तो बड़ा आसान था कहना, और मुझे वो जो आफरीन है ना उसकी, कि वो मुझे समझा इस तरह ना था कि जिंदगी में चाहिए तो ये 3 उंगलियां होती हैं लिखने के लिए, इनसे तो हमने गिटार बजाना होता है। हद हो गई कि एक तो गलती इतनी बड़ी और ऊपर से आप ये एक बात करें। ऊपर से फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ना 6 मंथ्स देख लें और फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं देखने लग गया। 2 मंथ्स बाद ना मैंने नोटिस किया मेरे हाथ का आधा हिस्सा ना कलर चेंज करने लग गया था। अच्छा। जो कि सुन था हिस्सा, वो ना ब्लूइश सा होने लग गया था। मैं और परेशान हुआ। मैंने अब वो प्रीवियस डॉक्टर से जो जवाब आ गया था, हमने अब नेक्स्ट डॉक्टर की तलाश करना शुरू की कि अब क्या करें। 2-3 अलहदा डॉक्टर्स को हमने दिखाए डिफरेंट हॉस्पिटल से, और वो करते थे स्पेशली हैंड का। उन्होंने कहा कि आपकी जो अल्नर नर्व है ना, वो नहीं जुड़ी हुई अंदर से। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर इसको 6 मंथ्स पे आप ना ट्रीट करें तो आपका हाथ जाया हो सकता है। जाहिर बात है, वो बड़ा लॉन्ग पीरियड हो जाएगा और उस दौरान फिर वो जुड़ी नहीं सकेगी। तो मेरे लिए ये परेशानी की बात थी कि जो फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने पहले ट्रीट किया था उस हॉस्पिटल में, उनका फर्स्ट था बताना मुझे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने तो मुझे कहा था आप 6 मंथ्स वेट कर लो कि इसके बाद हील हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वाकई 6 मंथ्स वेट कर लेता तो आज मेरा हार्ट डैमेज हो सकता था, वो पैरालाइज्ड हो जाता और ना चलता, और पूरी लाइफ के लिए एक ऑर्गन, और कौन रिस्पॉन्सिबल था। और वो जो पूरा टाइम आपने इस ट्रॉमा में और इस अजियत में गुजारा, आपने नहीं, आपकी पूरी फैमिली में, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स परेशान होंगे, आपकी वालदा परेशान होंगी, और चार्जेस उन्होंने पूरे ले लिए। चार्जेस आप बिलीव करें, वो फर्स्ट ऑपरेशन का ना मुझसे उन्होंने 2 लाख रुपीस लिया था। स्टिचिंग का, हैंड स्टिच ही होना था ना, ठीक है ना। स्टिचिंग उन्होंने 2 लाख रुपीस उन्होंने मेरे से प्रोसीजर का लिया था, जिसके बाद मेडिकेशन अलहदा थी उसमें। आफ्टर दैट जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो वाकई पता लगा कि मेरी जो अल्नर नर्व है ना, वो उन्होंने जोड़ी नहीं हुई थी। तो मैंने अब रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले दोबारा ऑपरेट करा के, लेकिन अच्छा आपने, सॉरी हमारे व्यूअर्स को बताया, आपने दोबारा ऑपरेट मैंने दोबारा ऑपरेट कराया। एक और जगह से मजबूरी थी कि हाथ की सिनेरियो इस तरह हो गया था कि अगर मैं ना ट्रीट कराता ना उसके बाद, तो हाथ जाया हो सकता था। अल्लाह ना करे। बेसिकली जो फर्स्ट डॉक्टर की गलती है ना, देखें ये काम हर बंदे के बस के नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत डेलिकेट काम है, बहुत ही डेलिकेटली अंदर से, क्योंकि आर्टरी कट गई थी, नर्व का इशू था। तो अगर वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे तो कोई बात नहीं, हर डॉक्टर इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मे बी वो जस्ट वहाँ बैठते हो और कोई मशवरा, उनको चाहिए था कि वो फर्स्ट एड देने के बाद आपको सजेस्ट कर देते कि मैं नहीं कर सकता, आप कोई और डॉक्टर कर लें। एक्सपर्टीज भी अलग होता है। जी जी, बिल्कुल अलग होते हैं। इवन के उन्होंने मुझे ऑपरेट के बाद खुद बताया कि मैंने ये लाइफ का सेकंड हैंड का ऑपरेशन किया है। लाइफ का मैंने सेकंड हैंड का ऑपरेशन किया है। एंड आफ्टर यानी कि 1.5 मंथ उस अजियत के गुजरने के बाद मुझे बता रहे हैं कि मैंने इस तरह का ऑपरेशन लाइफ में सेकंड टाइम किया है। तो बताने का मकसद ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे इदारे जो होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वो बस कहने के पैसे को देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। के अगर आपको मतलब आप जिंदा रहो, आपके साथ जो मर्जी हो, दे डोंट केयर।
उन्होंने बस ऑपरेट करना और जबकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान। और आप बाहर के मुल्कों में देखें जहाँ लोग मुसलमान नहीं हैं और लोग उनको कहते हैं जी मुसलमान नहीं, ऐसे वैसे, वो इंसानों की किस कदर केयर करते हैं, बल्कि जानवरों की भी करते हैं। और अगर कोई इंसान वहाँ चला जाए, मैं यहाँ एक और बात ऐड कर दूं कि अभी पीछे जो हमारे बुजुर्ग बीमार हुए, तो लोग आज हमारे हॉस्पिटल्स में, एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर कोई 50-60 प्लस शख्स जाता है तो वो कहते हैं जी इसकी एज कितनी है, अच्छा ये 60 साल के, अच्छा ये 70 साल के, ठीक है अब तो यही होता है। ये कोई तरीका नहीं है, चाहे वो 100 साल का हो, वो जिस प्रॉब्लम के साथ वहां आया है आप उसको डायग्नोज करें और उसको ट्रीट करें। और मैंने देखा है कोई परवाह नहीं है, एक डॉक्टर आके कोई मेडिसिन लिख रहा है, दूसरा कुछ, एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए जाते हैं। उस इंसान की फीलिंग, उसकी लाइफ, हो सकता है वो किसी के लिए कितना प्रेशियस हो, कौन चाहता है कि उसके वो दुनिया से ऐसे ही बेमकसद चला जाए या वो इस तरह किसी एक्सपेरिमेंट की नजर हो जाए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि इंसान, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, उसकी कदर की जाए और उसका सही इलाज किया जाए। तो आपके केस में तो ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जिस डॉक्टर को एक्सपीरियंस नहीं था उसको वहीं बता देना चाहिए था, इसमें कोई ऐसी बात। ये जो पर्सनैलिटी, मैं तो इसको डिसऑर्डर कहूंगी कि अगर हमें एक चीज नहीं आती ना, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हाँ हमसे नहीं होगा, आप किसी और के पास चले जाएं। तो क्या ये पैसा जायज है? इसको कई एस्पेक्ट्स में हम देख सकते हैं कि अगर आपने एक काम खराब किया और पैसे, तो क्या आपने कोई कॉम्पेंसेशन, बाहर का मुल्क होता तो आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलती, क्या आपने वो पैसे क्लेम किए, क्या आपने, बल्कि आपने गलत नहीं किया, आपने डैमेज भी कर दिया। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक हो रहा है और अल्लाह करे कि बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन क्या आपने कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम की, कुछ किया आपने? देखिए, जो हॉस्पिटल्स की मोनोपोली है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप अगर कंप्लेन भी कर देना तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। या तो होना हमें पता हो कि हम कंप्लेन करें और हमारी कंप्लेन आंसर होगी और हमारी हेल्प होगी, एक प्रोसीजर ऑनेस्टली चलेगा, प्रोसीजर और कोई ऑनेस्टली जवाब चलेगा, आएगा। ठीक हो गया। हमने नेशनल वालों को मैंने जब कंप्लेन की ना, उन्होंने मुझे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी कि आपकी जो वुंड थी ना वो इतनी गहरी थी कि उस वक्त देखना मुश्किल था नर्व्स कौन सी रह गई और कौन सी नहीं। तो लेकिन जो मैंने बाकी पढ़ा, मेरे जो सेकंड डॉक्टर थे ना वो माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर, अहमद फराज भट्टी है, ही इज अ हैंड स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन है, वो बेसिकली यूके में होते हैं एंड इधर उन्होंने अब अपना क्लिनिक खोला है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो 4 महीने मेरी नर्व कटी रही है, इसकी वजह से मुझे 1 साल के रिकवरी है, वरना मेरी 6 मंथ्स में रिकवरी हो जानी थी, ठीक है। वो जो गैप आया उसकी वजह से इतना को डैमेज हो गया था मेरा हैंड जो है कि मुझे अब 1 ईयर के बाद भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा ऑपरेट करना पड़े। ठीक हो गया ना आफ्टर 1 ईयर। तो बात ये कि जो अगर हम कंप्लेन करने भी गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमें वो डॉक्टर उधर मिले नहीं दोबारा। वो जब भी हम जाते थे, ही इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, वो बाद में आएंगे। एट द एंड जो है ना, जो बेसिक उनकी जो मुझे गलती नजर आई थी ना, वो यही थी कि उन्होंने मिस इन्फॉर्म हमें किया था, ठीक है। अगर उन्होंने एट द एंड हमें रेकमेंड किसी को और के पास करना ही था तो उनको वो फर्स्ट डे करना चाहिए, फर्स्ट डे करते ताकि कोई नुकसान ना होता और उनके हाथ से ना होता। इस चीज की प्रिवेंशन भी रखते हैं कि जब आप इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे वेवर साइन करवा लेते हैं, जी जी जी, ताकि जब अगर आप उनके खिलाफ कोई केस करने का इरादा करें या किसी चीज का इरादा करें तो वो कागजात आपके सामने रखें कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो पहले ही साइन कर चुके हैं कि अगर कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो फिर हमारी सोसाइटी में फिर इस बहाने देखिए ना, अब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो आज हम ये मैसेज अपनी पब्लिक को देना चाहेंगे कि जो वो वेवर्स हमसे साइन करवाते हैं, तो फिर हमारा भी राइट है कि हम भी उनसे कोई साइन लें कि हमने आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख पे करना है। अगर कोई डैमेज हुआ आपकी नेग्लिजेंस से तो आप कॉम्पेंसेशन देंगे, और हमारी कोर्ट्स कोई ऐसा लॉ भी फिर हमारी पार्लियामेंट पास करे। परेशानी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें हर वेवर को पढ़ना चाहिए जी कि वो आखिर कहता क्या है। वो जाहिर बात है कि उस वक्त इन चीजों की समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होके वेवर्स को पढ़ के कि उनमें क्या लिखा हुआ है, कि आप किस किस्म की चीज मांग रहे हैं हमसे, तो आप उसको साइन मत कीजिए जिसमें कुछ इस तरह की बात लिखी हो। बेसिकली हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आप जब ऑपरेट करने जाएं या हॉस्पिटल जाए ना, फर्स्ट थिंग वो यही कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। आप जब जो, लेकिन वो जो कोशिश है वो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और यकीनन अल्लाह की मर्जी से ही, और जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार है, मगर अगर वो तब की बात है जब आपने 100% दिया है, और अगर कोई डॉक्टर बड़े मुखलिसाना कुछ कर रहा है और फिर कुछ हो गया तो वो एक अलग चैप्टर। एग्जैक्टली, वो अलग बात है। ट्राई तो आपको करनी चाहिए ना,
लेकिन ट्राई करने के लिए भी आपका पास रिकॉर्ड उस चीज के मुताबिक बिल्कुल। होना और चाहिए। अगर आपको वो चीज, जैसे आपका वूंड था वो बहुत डीप था, उस डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि ये डीप है, ऊपर ब्लड आ गया था, ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी समझ में नहीं आया जी। कि मैं क्या करूं, तो वो सिंपली कह देता कि ये केस मेरी समझ में नहीं आ रहा, हाँ, आप किसी बड़े प्रोफेसर या किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, मैं नहीं समझता कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। अब ये कहने में क्या हर्ष था? बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते भी हैं तो अंडर सुपरविजन ऑफ द प्रोफेसर डॉक्टर किया जाता है। जो पहले दूसरे तीसरे ऑपरेशन होते हैं वो आप जाके शुरू तो नहीं कर सकते, जी उसके लिए आपको सुपरविजन की जरूरत जी, होती है जब तक exactly. आप उसमें महारत हासिल ना कर लें। तो वो यही रीजन है ना, जैसे आजकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भरमार है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, जो लोग वहां से डॉक्टर बनते हैं वो बेशक 1 करोड़ रुपया लगा देते हो, लेकिन उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल। क्या वजह है कि वहां पे पेशेंट उतना नहीं है, वहां पे प्रोफेसर उतना उनको एक्सपेरिमेंट्स नहीं देते, उनका एक्सपोजर उतना नहीं है कि वो बिल्कुल। किसी को डील कर सके। तो फिर उसका तरीका ये है कि वो डॉक्टर जरूर बने, लेकिन वो टाइम टेक करें, Time पहले दिन ही लोगों को डील ना करने लग जाए। इससे तो बेहतर फिर वो गली मोहल्ले के छोटे डॉक्टर्स हैं जो सच बोलते हैं। सच को। मेरी बेटी को एक दफा छोटे होते हुए ये वो चलते चलते गिरी और उसके माथे पे चोट लग गई और बहुत ज्यादा खून निकला। मैं उस वक्त जाहिर बात है कि बहुत अपसेट हो गई। जब मैं मुझे लगा बहुत ज्यादा कोई बड़ी चोट लग गई है, तो मैं अपने नेबर्सहुड के एक फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब आम से डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके पास ले गई। तो उन्होंने देखा, साफ किया, तो उन्होंने कहा कि जी बच्ची है, ये स्टिचिंग होगी, बट मेरे पास बारीक और फाइन थ्रेड नहीं है, तो आप इसको किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि बच्ची है, लड़की है, और ये अगर मैंने बड़े थ्रेड से इसको स्टिच किया तो वो यहाँ पे इसके अंदर से निकल आएगा। ये तो छोटी सी है, इसने बड़े होने, जब ये बड़ी होगी तो वो अंदर से यूं बबल सा निकल आएगा। तो उससे मैं इसलिए स्टिच नहीं कर रहा। आपके पास 6 आवर्स हैं, आप आराम से इत्मीनान से कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर चूज करें, वहां जाके, और खास तौर पे आपने कहना है कि जी फाइन थ्रेड से इसकी स्टिचिंग करें जिससे अंदर से ना कोई चीज निकले। फिर मैं उसको एक और हॉस्पिटल में ले गई और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने उसकी स्टिचिंग किया, वो बड़ी हो गई है। जस्ट एक हल्का सा ऐसे करके है, आम आप देखें तो आपको नजर भी नहीं आएगा कि कुछ है या नहीं है। तो ये चीज है कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इनकार कर दें। आप पैसों की खातिर दूसरे का जो है वो काम खराब ना करें, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना करें। तो आपको ड्राइविंग में भी, और जाहिर बात है राइट हैंड था तो सारी मुश्किलात ही पेश आई होंगी। तो अब क्या कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में क्या जरूरत है कि आप सबसे पहले इंसानियत का ख्याल करें? बेसिकली मैम देखें, हेल्थ जो है ना एक बेसिक नेसेसिटी होती है, जो एक राइट है हर ह्यूमन बीइंग का। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को हेल्थ के साथ इंसाफ भी दें। ठीक है, अगर जैसे ये मेरे पास हुआ है, अब मैं कंप्लेन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आई हैव नोवेयर, किसको मैं कंप्लेन करूँ? ना पुलिस सुनेगी। आप अगर किसी मेडिकल जो एसोसिएशन है उसके पास भी चले जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई किसी को जवाबदेह नहीं है इस मुल्क में। सबसे पहले जो बेसिक आपका होना चाहिए कि ना, कि आपको इंसाफ था, कि हर बंदे को पता हो अगर मैं गलत करूंगा ना तो मेरे साथ ये आगे सजा मुझे मिलेगी, मैं आंसरेबल हूँ, या मुझे answerable कहीं हूँ। ना कहीं मुझे कुछ करना पड़ कुछ जाएगा, मैं करना पकड़ा पड़ जाएगा, जाऊंगा, basic। तो तब वो डरेगा। बिल्कुल ऐसी। आपने कहीं सुना है? मैं तो ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें बहुत देखती रही हूँ। पर्सनली भी मैं इस हॉस्पिटल में बहुत साल पहले जाती रही हूँ और बहुत सी चीजें ऐसी मैंने देखी हैं और बहुत सी लोगों की तकलीफ दे स्टोरीज सुनी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अली के कोई क्या सजेस्ट करेंगे, या क्या ऐसा वहाँ कुछ और हुआ हो, कोई और भी एक्सपीरियंसेस हो? हमारा भी एक्सपीरियंस गुजरा था कुछ 6 साल पहले। मेरे दादा थे, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ड्रॉप कर दिया था, वो डायमेंशिया के मरीज थे। तो उनको हॉस्पिटल जब लेके गए हैं वहाँ पे, तो पहले से हॉस्पिटल में उनको मालूम था कि इनको बेड सोर्स है, लेकिन उन्होंने इनको सेलाइन वाटर चढ़ाया, और वो भी एक भी नहीं, 19 बोतलें सेलाइन वाटर की। उसकी वजह से उनके सोर्स में गैंग्रीन हो गया और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया वहाँ पे लगा और 10-15 दिन वो वहाँ पे रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब एक दफ़ा गैंग्रीन आ जाता है बॉडी में तो वो कभी भी बॉडी से निकल नहीं सकता जी। तो वो फिर उनको हमें अल्टीमेटली घर लेके आना पड़ा और बहुत ही पेनफुल डेथ। तो डॉक्टर्स को, और ये ड्यूटी डॉक्टर्स और ये जो आपके रोटेशनल डॉक्टर्स होते हैं, इनका आपस में कोई तालमेल या किसी जी, किस्म का कोई ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब ड्यूटी चेंज होती है तो जो डॉक्टर्स आते हैं
वो इतनी तकलीफ गवारा नहीं करते कि जो एटलीस्ट सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री और उनका ट्रीटमेंट खुद उनको बताएं कि ये अब आपने ये मेडिसिन टाइम है ये। वो आते हैं और एक नई मेडिसिन लिख कर चले जाते हैं और एक नया ही काम शुरू कर देते हैं कि पुराने डॉक्टर ये लिखे, नहीं नहीं आप ये शुरू कर दें। तो हर कोई उस मरीज के ऊपर, और मैंने तो देखे जो सीरियस पेशेंट्स है ना उनके ऊपर ये नए डॉक्टर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते हैं कि चलें ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, जबकि एक इंसानी जान के साथ आप ये करेंगे तो कहाँ पे आप फिर कल को कैसे अकाउंटेबल खुद को आप समझेंगे। इसी तरह ये जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इन प्लेस हो, जिसके अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन हर मरीज की एक पोर्टल पे मौजूद हो, कि जहाँ पे अब हम आप देखते होंगे कि अस्पताल के बिस्तर के आगे एक वो नोटबुक होती है, उसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती हैं। वो चीज़ें मुकम्मल लिखी हुई है, मुकम्मल नहीं लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, ड्यूटी डॉक्टर ने आके उनको खोज के देखा है या नहीं देखा। तो अगर यही सिस्टम इन प्लेस हो, वो आए तो आपके पास फ़ोन है आजकल, पूरी दुनिया आपके हाथ में, आप उसमें एंटर करें उनका नाम और उनका सीरियल नंबर और आपको उनकी सारी हिस्ट्री मिल जाए, आपको उनकी करंट कंडीशन मिल जाए उस मरीज़ की। तो सीसीयू में मौजूद मरीज़, इमरजेंसी में मौजूद मरीज़, आईसीयू में मौजूद मरीज़, इन सब के लिए किस कदर बेहतरी का बायस हो सकती है। तो बेहतरी कोई करना चाहे तो होगी। अली शेख, आज मुझे ऐसे लग रहा है आप फैंटेसी वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं। आप देखेंगे ये सब तब होगा जब आप बेहतरी चाहते होंगे, पेशेंट की बेहतरी। आपका मकसद इंसानी जान को बचाना होगा, आपका मकसद जो इंसानियत की खिदमत होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल, बल्कि सब हॉस्पिटल्स जो हैं, लेट्स सी के एक पेशेंट वहां पे 8 दिन रहा है, टेस्ट होते रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, पेपर वर्क होता रहा है। वो आप जब दूसरे हॉस्पिटल में उसको मूव करेंगे या खुद कहेंगे जी ले जाएं, अब हमारे बस खराब करके ही अब हमारे बस का काम नहीं है, तो वो आपको कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स तो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी हैं, तो हम आपको दे नहीं सकते। हम आपको एक पेज पे लिख देते हैं कि ये इस पेशेंट को हुआ और इसने ये मेडिसिन खाई। वो जो अंदर का है, वो जो आप कह रहे थे अभी कि ड्यूटी डॉक्टर्स चेंज होते हैं तो डिफरेंट, वो डिटेल्स नहीं वो आपको देते, इसीलिए कि जब आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर गलतियां पकड़ लेगा और आपको बता देगा। तो ये तो उस सूरत होगा जब डॉक्टर का मकसद खिदमत करना होगा। तो ये तो तब होगा जब हम में मुसलमानियत और इंसानियत जागेगी और हम एक अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे। हम जो भी बनेंगे, हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे। और माएँ भी अपने बच्चों से कहेंगी कि बेटा जो मर्जी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, बट एक अच्छे इंसान बन जाना। जो भी करो किसी का नुकसान ना करना, अगर फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करना। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये, एक और जो कैश करने का तरीका आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जब आप जवाब दे देते हैं एक मरीज को, तो फिर आप उसको कहते हैं इनको घर ले जाएं, लेकिन इनकी 24/7 केयर होनी चाहिए, तो आप हमारे नर्सेज ले लें। अब वो नेशनल हॉस्पिटल या फिर किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल के जो नर्सेज होते हैं, दे चार्ज 60,000 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स। तो वो 24 घंटे की राउंड द क्लॉक सर्विस जो होती है, वो 1,20,000 आप फिर हॉस्पिटल को दे रहे हैं। तो जब भी तो पाकिस्तान में अर्निंग अर्निंग अर्निंग, दूसरा कोई अब मकसद ही नहीं रहा लोगों का। इसी मकसद के लिए लोग अपने प्यारों को मरते हुए तो नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि चलो जब इलाज की जरूरत पड़े तो 50 लाख जेब में होगा तो इलाज कराएंगे ना। तो फिर लोग ठीक कर रहे हैं कि कमाए जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है। इन सब चीजों पे खैर मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि चेक एंड बैलेंस करना गवर्नमेंट का काम है। ये आम लेकिन मैं आपको बताऊं शऊर भी बहुत जरूरी है कि हमारी पब्लिक में शऊर नहीं है, लोग इस वजह से फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग हॉस्पिटल्स खोलते हैं, कोई टेलर उठ के, कोई ड्रेस डिजाइनर, कोई जो मर्जी जिसके पास पैसे आ गए हैं दो, वो हॉस्पिटल खोल देता है। तो वो हॉस्पिटल को जो आपने लाइसेंस लेना है या आपने खोलना है, उसका प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट होना चाहिए और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस तय होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ ये हो गया वो हो गया तो आप अकाउंटेबल हैं। वहीं से वो प्रोसीजर शुरू हो जाना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो हॉस्पिटल खोलते हुए, क्योंकि एक टची मामला है, 1000 बार सोचे कि मैंने हॉस्पिटल खोलना भी है या नहीं खोलना। अगर खोलना है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने काम करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि किस तरह से हमें सोसाइटी को लेकर चलना है। लेकिन आज के प्रोग्राम से शायद किसी को अवेयरनेस मिले और कोई बच सके। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बुराइयां बहुत करते हैं कि बहुत बुरा सिस्टम है, रवैये ठीक नहीं है, लोड बहुत है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं फिर भी एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, जो लोग हैं, उनका
नो डाउट के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बिल्कुल ऐसे और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज्यादा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं वो उनको मैच नहीं कर सकते। तो मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई खास मसला हो, जैसे कोई अजीब सी चीज है, जैसे आपके हाथ का था या कोई भी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज को भी चाहिए कि सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, वहां भी सिर्फ ऑनेस्टी की जरूरत है। अगर वहां पे एमएस ठीक हो और वो तो सैलरी ले रहे हैं ना, उसने क्यों नीचे स्टाफ को ऐसे ही बेलगाम छोड़ा हुआ है। मैंने सुना मेडिसिन आती हैं कमरों में भरी रहती हैं, वो लोगों को वहां से देते नहीं है और वो खराब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। मेडिसिन और वो का ना एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने बड़ी ना ये नोटिस किया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जी आपको जब आप जाते हैं आपको मेडिसिन वो लिख के देते हैं, आप लाके उसी तरह उनको पकड़ा देते हैं। जी जी उसमें से आधी से ज्यादा मेडिसिन जो होती है आपके यूज इस्तेमाल नहीं की होती नहीं होती, उनको वो वापस रिटर्न हो जाती है और उनको उससे कमीशन मिलता है। उफ, कोई मौका यानी वो जाने कोई नहीं मौका नहीं देते। जाने देते। तो बस ये हमारी भी गफलत है थोड़ी सी, कुछ हमारी गवर्नमेंट की है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा ना, उनको गलत सही का पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये बात तब तक हम नहीं इस चीज को बदल सकते। जी, आज इसीलिए आपको जहमत दी थी कि चुप ना रहा जाए और जो हमारे साथ होता है उस पे हम बोलना सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो खामोश रह के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि जितना जालिम पकड़ा जाएगा तो मजलूम भी उसको वो भी पकड़ा जाएगा कि उसने इतना जुल्म बर्दाश्त क्यों किया। तो जब तक लोग बोलेंगे नहीं, लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो ये जो आखिर में माफिया ही कह सकते हैं, ये अपने आप को ऐसे नहीं सुधारेगा। तो गवर्नमेंट रोल भी है इसमें और लोगों का रोल भी है, शऊर भी है। और डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो अपने जो पेशा है उसके तकद्दुस का ख्याल करें प्लीज। सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं है, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, मगर सब डॉक्टर्स को अच्छा होना चाहिए और उनको सिर्फ पेशेंट की हेल्थ और उसके लिए ख्याल करना चाहिए। और पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, जरूर आप करें लेकिन पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें। आपको पढ़ के अपने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के उनके साथ साथ चलें और हर चीज़ पूछें अपने डॉक्टर से कि वो आया ये दवाई लिखी है तो ये किस मर्ज के लिए है, इसका इलाज क्या है और ये कितनी देर तक इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये आपका हक है। बहुत शुक्रिया।